की लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, दिस शुड बी लास्ट कंपनी अकाउंट्स क्लास प्रोबेबली। ठीक है, अगर चीजें कवर हो जाती हैं तो, अगर नहीं होती तो फिर हमें मजबूरन एक क्लास और लगानी पड़ेगी। ठीक है, पांच से बरी करेंगे। कहते हैं बी लिमिटेड प्रोवाइड्स क्लीनिंग सर्विसेज। बी लिमिटेड क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है फैक्ट्रीज को। याद रखिएगा, जैसे ही इसने क्लीनिंग सर्विसेज लिखा मैं ये बात समझ गया कि यहाँ पर ये कौन सा क्लाइंट होगा। ये ऐसा क्लाइंट होगा जो कि हमारे पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात समझ आती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैसे पता चली मुझे? डन है। कहते हैं क्लाइंट प्रोवाइड्स देयर ओन क्लीनिंग मटेरियल्स। देयर ट्रायल बैलेंस फॉर बी लिमिटेड। ट्रायल बैलेंस उनका ये हमें दिया हुआ है। रेवेन्यू दिया हुआ है हमें, यकीनन अब मुझे समझ में भी आ जाएगी, चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हो गई हमारे पास मोटर एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास इक्विपमेंट एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, रिसीवेबल आ गया, बैंक आ गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। यहां तक की चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं रेवेन्यू ऑफ 9240 वॉज रिसीव्ड इन एडवांस। रेवेन्यू, वालेकुम सलाम। रेवेन्यू आपको मिल गया 9240 इन एडवांस। ठीक है, आपको ये रेवेन्यू मिला है इन एडवांस में मिल गया है। ये किस साल का रेवेन्यू है? ये अगले साल का रेवेन्यू है, इस साल मिल चुका है। मुझे बताएं, प्लीज लिख के बताएं, प्लीज लिख के बताएं, क्या ये इस साल के रेवेन्यू से एडजस्ट होना चाहिए? क्या ये इस साल के रेवेन्यू में आना चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं। आपका क्या जवाब होगा? नहीं। यस, यही जवाब होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये अगले साल का रेवेन्यू है, इस साल के रेवेन्यू में ये नहीं आना चाहिए। फिर वो कहता है द इंश्योरेंस चार्ज फॉर द 12 मंथ्स टू 31 दिसंबर 22। हम कब खड़े में? हम खड़े में 30 जून 23 पर। ये याद रखिएगा, हमारा ईयर एंड है 30 जून 23। कहते हैं इंश्योरेंस चार्ज फॉर 12 मंथ्स टू 31 दिसंबर 22 वॉज 7200 फॉर द 31 दिसंबर 23। यानी कि 12 महीनों का, 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 23 तक कितना है? 31 दिसंबर 22 तक मेरे पास 7200 है, और 31 दिसंबर 23 तक मेरे पास 7440 है। अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मुझे जरा गौर से देखिएगा। देखिए, ये पॉइंट को समझना है। मैं पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले। देखिए, मेरा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, इस चीज को क्लियर करें। सबसे पहले इस चीज को क्लियर करें, मेरा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। ऐसा क्लियर है? ये चीज क्लियर होती है? पहले मुझे ये चीज बताएं। देखिए, इस चीज को आइडेंटिफाई करना रेलेवेंट है। हालांकि बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत रेलेवेंट है। बीच में आएगा क्या? 31 दिसंबर सॉरी 22। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है यहां पर 12 महीने, ये वाले 12 महीने, ये 12 महीने शुरू कब हुए होंगे? ये 12 महीने शुरू हुए होंगे 1 जनवरी 22 को। ये 12 महीने शुरू हुए होंगे 1 जनवरी 22 को। सही है, वो इन 12 महीनों का रेंट कहता है। इन 12 महीनों का इंश्योरेंस है 7200। 7200। और फिर ये वाले 12 महीने ये शुरू हुए होंगे 1 जनवरी 23 से। और इसका रेंट कब होगा? इसका रेंट कितना होगा? इसका रेंट होगा पूरे साल का, कह रहा है वो पूरे साल का 7440 इंश्योरेंस, सॉरी 7440। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, मुझे एक बात बताएं, यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मंथली इंश्योरेंस कितना होगा? मुझे अगर कोई ये कहेगा मंथली इंश्योरेंस यहां पर कितना होगा,
तो मैं निकाल सकता हूँ, मुझे बताएं। यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। सर आप 7200 को कंप्लीट सिंपली डिवाइड कर दें 12 से, तो आपके पास मंथली इंश्योरेंस आ जाएगा। ऐसा है नहीं है? प्लीज मुझे बताएं, ऐसा है नहीं है? 600 का अमाउंट आएगा। और अगर मैं इस पीरियड पे यहां पर मंथली इंश्योरेंस निकालूं, तो यहां पर मेरे पास आएगा 7440 डिवाइड बाय 12, खत्म। 7440 डिवाइड बाय 12, ये आ गया सर 620। 20 रुपए का इंक्रीज आ गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया। डन है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा, देखिए मैं इसको रीड भी कराता हूँ। कहता है द इंश्योरेंस चार्ज फॉर द 12 मंथ टू 31 दिसंबर, 12 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 31 दिसंबर 22 को। उसका टोटल यहाँ पर ये 7200 टोटल है। टोटल है, 12 महीनों का है, एक महीनों का नहीं है। ये 7200, ये 7200 टोटल 12 महीनों का है, जो खत्म हो रहे हैं 31 दिसंबर 22 को। ये टोटल इंश्योरेंस 7200। अगर मैं मंथली निकालना चाहूँ, सर मेरे पास मंथली इंश्योरेंस आ जाएगा 600। कैसे आया? 7200 डिवाइड बाय 12। ये पॉइंट समझ में आया? पहले मुझे ये सर बताएं। लेकिन इसमें तो लाइक 6 मंथ है ना, तो हम 6 मंथ से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? 6 मंथ नहीं है ना, 6 मंथ नहीं है, वो कह रहा है 12 महीने। 12 महीने, 12 महीने 31 दिसंबर 22 को खत्म हो रहे हैं, अरे तो तो शुरू कब होंगे? जुलाई से अगर हम स्टार्ट करें तो दिसंबर में तो ये जुलाई तो। से नहीं स्टार्ट करे ना, यही तो बात है। यही तो बात है। क्योंकि उसने यहाँ पर, हम जुलाई से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे सर? क्योंकि 12 महीने उसने कहा खत्म कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर 22 को। देखिए मैं इसको और क्लियर करता हूँ, मैं इसको और क्लियर करता हूँ, आप इसको देखिएगा। इंश्योरेंस की कहानी ये बन रही है। देखिए ये एक इंश्योरेंस है, और यहाँ पर एक इंश्योरेंस है। मैं आपको और आसान करके समझाता हूँ। ये साल मेरे पास शुरू हो रहा है 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22। फिर ये साल मेरे पास शुरू हो रहा है 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23। ये दो बातें समझ में आई? पहले मुझे ये बताएं, यस। सारी बातें एक तरफ, ये दोनों पॉइंट समझ में आए? जी सर। वो कहता है इन 12 महीनों का जो टोटल रेंट है वो है 7200। अगर मैं इसको मंथली निकालूं तो मेरे पास आएगा 600। डन। और वो इन 12 महीनों का रेंट कहता है, इन 12 महीनों का जो टोटल रेंट है वो है 7440। और अगर मैं इसको मंथली निकालने बैठूं तो वो मेरे पास आएगा 620। डन। सर तो आपने ये बात जुलाई क्यों समझ आती लिखा है? जी। है? आपने जुलाई क्यों लिखा है? अभी अभी कभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मसला ये है, ये दोनों ही मेरा ईयर एंड नहीं है, ईयर नहीं है। मतलब मेरा जो ईयर शुरू हो रहा है, मेरा जो ईयर शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। क्या ये बात समझ आती है? ये मेरा ईयर है। मतलब मेरा ईयर शुरू होगा यहां से लेकर, ये मेरा ईयर है। डन। और ये मेरा ईयर है। डन। मेरा ये ईयर एंड है, ये मेरा ईयर है। सही है। ये मेरा ईयर है। ये बात समझ आती है? जी। ठीक है। अब मेरा जो 6 महीने का रेंट चार्ज होगा ना, वो 600 के हिसाब से होगा। और जो अगले 6 महीने का, यानी कि वो जो यहाँ वाले 6 महीने, वो 620 के हिसाब से होगा, जो इंश्योरेंस है, सॉरी। क्या ये बात समझ आती है? जी सर। आई होप अब ये मेरी बात समझ आई होगी। तो मैं इंश्योरेंस इंश्योरेंस फॉर द ईयर निकालूं 30 जून 2023 के लिए, तो वो कैसे निकलेगा? फॉर द पीरियड एंडेड, अब देखिएगा, फॉर द पीरियड एंडेड 31, 31 तेरह नहीं, 31 दिसंबर 22, 600 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बनेगा 3600। फॉर द पीरियड एंडेड, कॉपी, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर
23। ये कैसे बनेगा सर हमारे पास? ये बनेगा 620। 23, 620 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बन जाएगा मेरे पास 3720। और अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो 0267893, और ये 7320 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? प्लीज मुझे बता दें। Yes. आई होप ये कैलकुलेशन भी सही होगी, एक नजर मार लीजिएगा। सर आपने क्यों इतनी लंबी करी? आप क्या करते, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 6 करते, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 6 करते, और इन दोनों को आप ऐड कर लेते। हाँ, ये भी हो सकता था। ठीक है, ये भी हो सकता था, यही होना था। मैंने समझाने के लिए डिटेलिंग में गया मैं खामखा। आप ये भी कर सकते थे। सही है। तो इंश्योरेंस वाला पॉइंट मेरे पास हो गया कंप्लीट। अच्छा पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था, कोई मुश्किल नहीं थी, सीधा सीधा पॉइंट था। और ये पॉइंट भी मेरे पास हो गया कंप्लीट। एक्रूड एक्सपेंस से खत्म हो गई बात, देख लेते हैं इसको। डेप्रिसिएशन हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, आसान सा पॉइंट है। बाकी और कोई पॉइंट को मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। 1000 टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट 30 जून 23, ये भी देख लेते हैं। सर यहां तक की कोई परेशानी? सर कैलकुलेशन दिखाना 1 मिनट। चेक कर ले नीचे वाली। बढ़ जाओ आगे। आए सर, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सर मेरे पास सबसे पहले आ रहा है रेवेन्यू। मेरे पास आ रहा है रेवेन्यू। सर क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी रेवेन्यू में? Yes, sir. हाँ जी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी यार। तो ना आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। मैं कह रहा था कि रेवेन्यू का सीन ये है कि भाई रेवेन्यू हमारे पास इस तरह से आता है। ये बात समझ आती है आप लोगों को? प्लीज मुझे बता दें कि रेवेन्यू का क्या सीन है। रेवेन्यू Yes. मेरे पास है 1,35,040। 1,35,040। सर इसमें एक एडजस्टमेंट है, रेवेन्यू इन एडवांस आ रहा है मेरे पास, वो है 9240 का। 9240 निकालने, इसको जरा सर एडजस्ट आपने तो बोला था स्प्लिट कर दे। रेवेन्यू नहीं लिखेंगे। हाँ ना, तो वो इंक्लूडेड है ना, हटाना पड़ेगा ना भाई। मेरी बात सुने, वो क्या कहता है? वो कहता है 1,35,040 में एक रेवेन्यू इंक्लूडेड है जो कि अगले साल से प्रोटेन करता है। इस 1,35,000 में कितने का? 9240 का। 1,35,000 में 9240 का एक रेवेन्यू है, कितने का? 9240 का, जो कि अगले साल से प्रोटेन करता है। अगले साल का अमाउंट है। तो मुझे एक बात बताएं, मैं उसको इस साल में लिख सकता हूँ? मैं लिख ही नहीं सकता उसको इस साल में। क्या ये बात आपको समझ में आती है? जी सर। तो इसको निकाल लें अमाउंट। क्या अमाउंट आ रहा है? जल्दी 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 प्लीज। कोई कैलकुलेट कर ले भाई, प्लीज यार। 1,25,800। की बात है? जी। पक्की बात है? 1,25,800 सर। 1,25,800 सही है। अब मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा, ऐड करूंगा अदर इनकम, अगर कुछ है इफ एनी, और लेस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
सही है, आए जरा ऊपर देखते हैं। एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस की मेरे पास, और क्या है, वेजेस एंड सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पर लेस कर देता हूँ एक्सपेंसेस को, सही है, लेस करता हूँ एक्सपेंसेस। आ जाए जरा एक्सपेंसेस को देखते हैं। सर आपने बताया ही नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, क्योंकि सर्विस फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन है, दी सर्विस भी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखेंगे नहीं, मतलब वहां पे नहीं दी भी जी, नहीं कॉस्ट ऑफ दी भी गुड्स सोल्ड। नहीं है और आएगा भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। सर दिस मैं इज अ समझी सर्विस नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्लीनिंग सर्विसेज। मुझे बताएं, क्लीनिंग सर्विसेज के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको ना एक सवाल कराया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर में। वहां पर ना मैंने डिटेल में बताया था, अगर क्लीनिंग एंड सर्विसेज या कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करती है जिसमें उसको, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीनिंग सर्विसेज है, तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ। देखिए मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। ये क्लीनिंग सर्विसेज, जो हमारे पास क्लीनिंग मटेरियल होते हैं, अगर मैं इसको और आसान जी आपका सवाल होगा ना सर ये तो यूज करेगी। जी बिल्कुल। हाँ भाई, ये यूज करती है, ये चीज सारी चीजें यूज करेंगी, लेकिन मैं इससे क्या निकालूंगा? मैं इससे निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, और मैं उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करा दूंगा। डन है। ओके ओके। वो कैसे निकालूंगा मैं सर? ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और एज एन एक्सपेंस चार्ज करा दूंगा। ये मैंने एक सवाल करवाया था, मुझे 110% याद है, उसकी रिकॉर्डिंग भी डली है। कोशिश ओके करिएगा वो सवाल दोबारा देख लें 5-10 मिनट निकाल के। सही है। सही है। ओके। अच्छा लेस कर देते हैं सर एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में मैं सबसे पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस ले लेता हूँ, जो मैं कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ। वो कितना है हमारे पास? 7320 है। अच्छा फिर लाइन से लेकर चलते हैं। वेजेस एंड सैलरी 72,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन वेजेस एंड सैलरीज। तो मेरे पास सीधा सीधा 72,000 की वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगी। वेजेस एंड सैलरीज 72,000 की। डन। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास मोटर एक्सपेंस है 9820 का। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मोटर एक्सपेंस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मोटर एक्सपेंसेस 9820। फिर हमारे पास है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सही 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 सही। अब मुझे एक बात बताएं, एक इंश्योरेंस यहां पर भी दिया हुआ है, ये इस इंफॉर्मेशन से पर्टेन करता है, राइट? कौन सी वाली इंफॉर्मेशन से सर? इस वाली इंफॉर्मेशन से पर्टेन करता है। देखें, वो कहता है इंश्योरेंस चार्ज है इतना इस साल का, और इतना उतना है ऑन 1 जनवरी 2023। इंश्योरेंस वॉज पेड इन फुल फॉर 12 मंथ टू 31 दिसंबर 2023। सही है। वो कहता है 1 जनवरी 2023 को आपने इंश्योरेंस पूरा का पूरा एडवांस में पे कर दिया, 1 जनवरी 2023 को। देखिए आपकी टीवी में क्या आ रहा है, 11,040। अब मुझे बताएं मैं इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करूंगा? इंश्योरेंस में तो मसला आ गया सर, बड़ा खतरनाक मसला आ गया। जी। लाइक ऐड नहीं कर देंगे दोनों को। देखें मेरा एक सवाल है, एक आसान सा सवाल है मेरा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मुझे एक बात सोच के बताएं, ये इंश्योरेंस की अमाउंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास तो किसी भी तरह से टैली नहीं हो रही ना इंश्योरेंस की अमाउंट। लेकिन ना वो उस इंश्योरेंस पर पूरी की पूरी वर्किंग दे रहा है, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इंश्योरेंस होगा। ठीक है, मैंने 7320 का निकाल लिया। सर मैं इस 11,040 को क्या करूं? इसका मैं क्या करूं? इसको तो ये तो मुझे तो अमाउंट टैली नहीं हो रही। मैं इस 11,040 का क्या करूं? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए मैंने जो इस वर्किंग से ना, इस वाली वर्किंग से जो मैंने इंश्योरेंस निकाला, वो मैंने ठीक निकाला। इंश्योरेंस 7320 मैंने ठीक निकाला है।
सही है, वही अमाउंट आएगा, एफएस में भी वही जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल में। लेकिन मैं इस 11,040 का क्या करूं सर, मैं इसका कुछ भी नहीं करूंगा। डन। क्योंकि ये सर क्यों? अमाउंट है, ये अमाउंट हो सकता है गलत हो, किसी भी तरह से हो। देखिए मैं इसको बना सकता हूँ, हम बैठेंगे इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये इसी पॉइंट से रेलेवेंट है, ठीक हो गई बात। मतलब ये इस पॉइंट को इन्होंने नीचे इसकी अंडरस्टैंडिंग दी है कि ये ऐसा है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एडजस्टमेंट है ओके इस सर। पॉइंट की। और डिटेल में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंस हो गया, मोटर एक्सपेंस हो गया। हमारे पास कितना था मोटर एक्सपेंस? 9820। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? अच्छा, जनरल एक्सपेंस कितना है? 12,780। और एक्सपेंस एक्रूड है 186 का। तो एक्रूड एक्सपेंस को मैं ऐड करता हूँ। जनरल एक्सपेंस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं जरा बड़ा कर लूँ। $12,780 था मेरे पास, और 186 था, इसको प्लस करें जरा। 6 प्लस 6, एक और 1 और 8, 9,966 और 2, 12,966। 12,966 डन है। प्लीज इसको सम करके चेक कर लें भाई। जी अच्छा सर फिर यही है। यही है। सर फिर क्या है मेरे पास? सर मेरे पास है फिर डेप्रीसिएशन। दो चीजें, एक डेप्रीसिएशन है स्ट्रेट लाइन पर है, मोटर व्हीकल पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर है। मोटर व्हीकल पर अगर मैं आऊं, डेप्रीसिएशन। देखिए आसान सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक सा। डेप्रीसिएशन मेरे पास है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा सर? 42 - 16,500, इसका 25%। 42 - 16,500 और इस अमाउंट का 25%। इसी तरह मेरे पास एक और एसेट क्या है सर? एक और है इक्विपमेंट। यार इसको निकाल लीजिएगा जरा प्लीज। इक्विपमेंट पर स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड पर कितना परसेंट है सर? ये है 20% है। 5,000 पर 20%, सीधा सीधा ये 1,000 आ जाएगा। सही है। 42 - 16,500 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये आ जाएगा तकरीबन तकरीबन। 6,375। सर सारे एक्सपेंसेस को सम करें और मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल दें। प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये आ रहा है एक्सपेंसेस का सम। बताओ बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आ रहा है सम भाई? सर ये आ रहा है 1,09,481। और आप जब इन दोनों का डिफरेंशियल लेंगे तो 16,319 का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? 6 नंबर के लिए था, बेसिक सा सवाल था। फिर वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दो। सर मुझे बताएं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? जनरल रिजर्व 10,000, 2,000, 13,490। 10,000, 1,000, 10, 10, 2 और 13,490। 10,000, 2,000, 13,490। सर फिर प्रॉफिट आया। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था?
16,319। सर फिर वो कहता है नो डिविडेंड वर आउटस्टैंडिंग, कोई डिविडेंड नहीं है। 1,000 टू बी ट्रांसफर। यहाँ पर डिविडेंड पे हुआ होता हुआ दिखा था मुझे, सवाल कहाँ गया भाई, ये रहा सवाल, ये रहा डिविडेंड पेड, 4,800 का डिविडेंड पेड आ गया। डिविडेंड पेड, $4,800 का। एंड मेरे पास आया था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ये कितना अमाउंट था? ये था मेरे पास 1,000 का, यानी कि रिटेन अर्निंग से 1,000 निकले होंगे और हमारे पास जनरल रिजर्व में आ गए होंगे। सर बाकी दो मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग कर लें, रिटेन अर्निंग को आप लोग निकाल लें, बाकी दोनों बैलेंस मैं निकाल रहा हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास 10,000। सर ये आ जाएगा मेरे पास 3,000। ये आ जाएगा मेरे पास 10, 12, 12 और 12, 23, 13 और 23, 24, 25, 25,490। सर ये पॉजिटिव 16,319 आएगा। 4,800 नेगेटिव में आएगा क्योंकि डिविडेंड पेड है और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। प्लीज इसको निकाल दीजिए मुझे, मैं खुद ही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 13.49 प्लस 16.319 माइनस 4.8 माइनस 1, 24। 33,309। कितना? मेरे पास तो अलग अमाउंट आ रही है। Like, 24,009। 13,490 प्लस 16,319 माइनस 4,800 ठीक है। माइनस 1,000, 24,009। हाँ यही है। यही है 24,009। और आप इसको प्लस कर दें 3,000 प्लस 10,000, तो सर ये बनेगा 37,009। ये 009 पता नहीं क्यों आ रहा है, राउंड फिगर में आ सकती थी अमाउंट हालांकि। एनीवेज, क्लियर है ये चीजें? सर कहते हैं अब आप लोगों का जो सवाल, जो आप लोग सोच रहे थे, भाई बी लिमिटेड की इन्वेंट्री क्यों नहीं है? सवाल, अभी आपने यही कहा था ना, बी लिमिटेड की इन्वेंट्री क्यों नहीं है? सर आप लोग यही पूछ रहे थे, भाई बी लिमिटेड की यस इन्वेंट्री सर। इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कंपनी इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बी लिमिटेड इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आगे एक और बात भी लिखी हुई है, द क्लाइंट प्रोवाइड देयर ओन क्लीनिंग मटेरियल। सही है, क्लाइंट अपना क्लीनिंग मटेरियल खुद प्रोवाइड करता है, इसलिए इन्वेंट्री नहीं है। एंड क्लाइंट प्रोवाइड्स देयर ओन क्लीनिंग मटेरियल्स। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, अब आगे ना एक और तगड़ा सवाल है, तगड़ा पॉइंट है। वो कहता है बी लिमिटेड ने क्यों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन नहीं किया? इसका ना जवाब आम तौर पे बच्चे नहीं दे पाते। मैं चाहता हूं आप में से कोई एक डिस्कस करे कि क्यों नहीं मेंटेन किया हुआ। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों मेंटेन नहीं कर रही है कंपनी? देखिए मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, अगर आप एक चीज देखें, तो अगर रेवेन्यू कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं,
तो मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर का रेवेन्यू आ रहा था 1,25,800। मेरे पास रेवेन्यू कितना आ रहा था? 1,25,800, 125,800। मेरे पास प्रोविजन कितना है? ट्रेड रिसीवेबल कितना है? क्या मैं इन दोनों का परसेंटेज निकाल सकता हूँ? परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू 1640 डिवाइड बाय 125,800। मेरे रेवेन्यू का 1%, 1%, 1.3% भी अगर हो तो पूरा रिसीवेबल मेरा 1.30% है। किसका? 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 रेवेन्यू का। तो ये बहुत ही थोड़ा अमाउंट है। मतलब मैं तो रेवेन्यू पर, मतलब मैं तो क्रेडिट पर शायद आमतौर पे काम ही नहीं करता। पहली चीज ये हो गई कि मेरा रिसीवेबल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बहुत ही थोड़ा है। ठीक है। अगर मुझे एक बात बताएं, जब मेरा इतना थोड़ा सा रिसीवेबल है तो फिर उस पर रिकवरेबिलिटी के मसले हो सकता है पूरा अमाउंट ही रिकवरेबल हो। लेकिन यार ये बहुत ही थोड़ा अमाउंट है और बहुत, देखे ना, अगर आप 179,000 125 को डिवाइड करें 365 से, तो ये आपका 344 मल्टीप्लाई बाय 1640 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आपके 4 दिन का अमाउंट बनता है। यानी कि मैं अज्यूम करूं कि ये मेरे पास 7 दिन लगातार काम होता है। तो आप इसको डिवाइड करें 365, इसको डिवाइड करें 1640 से, तो आपको पता चलेगा कि यार ये कितना आ रहा है अमाउंट। 365 से डिवाइड करें, माजरत। तो आपके पास अमाउंट आएगा 344, यानी कि ये डेली सेल्स है। अगर आप इसको डिवाइड करें इससे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 4 दिन का, 4 डेज का, 4 डेज का अमाउंट रिसीवेबल है आपके पास कस्टमर से। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार एक तो अमाउंट ही थोड़ा है, दूसरा अमाउंट है भी इतना कि वो 2-3 दिन के सेल्स के मुताबिक है। तो मेरे लिए इसको मसला ही नहीं है रिकवरेबिलिटी, ये तो मुझे पता मिल जाएगा। अमाउंट मटेरियल होता तो समझ में आती ना बात। और दूसरी चीज, सवाल में मुझे कहीं पर बैड डेट नहीं दिखा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? तो मेरे पास इसीलिए ये कस्टमर मेंटेन नहीं कर रहा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या ये बात समझ आती है? मुझे बताएं प्लीज। यस सर। तो मैं इसको लिख लूं? आ जाए लिख लेते हैं। कहते हैं देयर आर नो irrecoverable debt during the year, and the receivables represent insignificant portion of revenue, that is 1.3% only। क्या है? फिर वो कहता है द डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड आर ऑल्सो द शेयर होल्डर। बी लिमिटेड के डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं दे प्लान टू एक्सपेंड द कंपनी, दे आर कंसीडरिंग वेदर टू इशू डिबेंचर या ऑर्डिनरी शेयर। 1,000 दफा ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं। अभी भी पिछले लास्ट सवाल में भी कराई थी ये चीजें। ऑर्डिनरी शेयर, डिबेंचर, क्या ये बात समझ आती है? कॉपी एंड सर यहाँ पर आप लाकर इसको कर दें पेस्ट। जी। ये अब, अरे भाई, जी समझ में आ गई बात? जी सर। कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। ठीक है जी। मैं आज की क्लास वहीं पर ही रख दूं। आसान सी बात है, मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। भैया आपका ऑर्डिनरी शेयर परमानेंट कैपिटल होता है, डिविडेंड देना होता है, डिवेंचर रीपे होना होता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना होता है, आपको कंपलसरी इंटरेस्ट देना होता है, प्रॉफिट हो ना हो, ठीक है।
डिबेंचर सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी। ऑर्डिनरी शेयर जो है टाइम लेता है इशू होने में, डाइल्यूट करता है ओनरशिप को, डिबेंचर ऐसा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, कंक्लूजन में आप जो पॉइंट आपको लिखना हो आप लिख दीजिएगा, अच्छा लगे तो। सही है। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी दिखाइए एक मिनट।